फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज हम हड़प्पा सभ्यता से आपको परिचित कराएंगे। तो चलिए आज आपको हड़प्पा सभ्यता से परिचय कराते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का नामकरण को लेकर के कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। चूंकि पहली बार हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई से एक नई संस्कृति सामने आई, जिसके कारण उस स्थल के नाम पर ही इस संस्कृति या सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ये हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित एक स्थल है, जिसकी खुदाई 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयानंद साहनी के द्वारा की गई और 1921 ईस्वी में यह सभ्यता दुनिया के सामने प्रस्तुत हुई, दुनिया के सामने आई। इसके पूर्व इस सभ्यता के बारे में लोग अंदाजा लगा रहे थे कि यहां पर कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। सन 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की घोषणा पूरे विश्व के समक्ष कर दिया और तब से इस भारतीय सभ्यता को भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में जाना जाने लगा। आखिर में आने वाले अगले दिनों में इस सभ्यता के से संबंधित और स्थलों की खुदाई हुई, जिनमें सिंध के आसपास के स्थल थे, मोहनजोदड़ो, और इसके अलावा और बहुत से स्थल। तो सिंधु की सहायक नदियों के किनारे स्थित होने के कारण इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा के अलावा सिंधु सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाने लगा। कुछ और दिनों के गुजर जाने के बाद देश हमारा दो टुकड़ों में बटा, भारत और पाकिस्तान, और 1947 के बाद हमारे भारत के द्वारा बहुत सारे भारतीय स्थलों पर भी इसकी खुदाई की गई और उन स्थलों वहां से भी सिंधु सभ्यता के स्थल सामने आए, जिसके कारण जो ज्यादातर सरस्वती नदी के किनारे थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाने लगा। तो इस तरह इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इन सभी नामों से इस सभ्यता को पुकारा जाता है, जाना जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसके नामकरण से परिचित हुए। अब इसकी खोज कैसे हुई, इसकी खोज की कहानी क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्या ये सभ्यता अचानक ही सामने आ गई या एक क्रमबद्ध तरीके से इस सभ्यता की खोज हुई। इसकी खोज के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में पहली बार सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने एक मैगजीन नैरेटिव ऑफ जर्नीज में हड़प्पा का उल्लेख किया था। इसमें वो लिखते हैं कि एक ऐसा किला प्राप्त हुआ है
कोई पुराना स्थल या पुरानी सभ्यता हो सकती है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। यदि इसकी खुदाई की जाए तो कुछ नया निकल सकता है। आगे इस सभ्यता के संबंध में 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची के बीच रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था और उस दौरान एक जो रेलवे ट्रैक बनाने वाली कंपनी थी बार्टन, उसके इंजीनियर थे बार्टन बंधु, और इन बार्टन बंधुओं ने हड़प्पा नामक स्थल से रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए देखा कि ईंटों की जरूरत है और वो ईंट हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हो रहे थे। उन ईंटों को लेकर के उन्होंने रेलवे ट्रैक बनाया और तब उन्होंने लिखा कि यहां से बहुत सारी ईंटें प्राप्त हो रही हैं। ऐसा लगता है कि यह स्थल कोई बहुत ही पुराना और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। 1853 से लेकर के 1856 ईस्वी तक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने कई बार हड़प्पा की यात्राएं की और इसने हड़प्पा में प्राप्त ईंटों को देख करके आश्चर्यचकित हुआ और उसको अपने 1875 में आई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ रिपोर्ट में लिखते हैं कि यहां से प्राप्त ईंटें इतनी ज्यादा मात्रा में हैं कि लाहौर से कराची के बीच 100 मील की बनने वाली रेलवे ट्रैक के लिए पर्याप्त हो सकती है। अर्थात इतनी ज्यादा मात्रा में ईंटें प्राप्त हो रही हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं और इन्होंने भारतीय पुरातत्व को महत्वपूर्ण आयाम प्रदान किया। लेकिन चूंकि अलेक्जेंडर कनिंघम वो हमारे जो पूर्व में आए हुए विदेशी यात्री थे, जो चाहे वो बौद्ध यात्री हो या और कोई चीन से आए हुए, उनके अध्ययन के आधार पर वो उनके द्वारा बताए गए स्थलों को वो खोज रहे थे और उसमें वो लिखित सामग्री पर ज्यादातर निर्भर थे और ऐसी लिखित सामग्रियां वो ढूंढ रहे थे। अचानक उनको एक अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी के द्वारा उन्हें एक हड़प्पा से प्राप्त हुई मुहर प्रदान की गई, जिसका उल्लेख वो अपने रिपोर्ट में भी करते हैं। लेकिन वो उस मुहर में लिखी गई लिपियों को पढ़ नहीं पाते और उसका संबंध भी वो 600 ईस्वी पूर्व के आसपास ही निर्धारित करते हैं। अर्थात वो इस सभ्यता को जितनी पुरानी है वहां उसको नहीं जोड़ पाते हैं और उन पुरातत्व सामग्रियों को वो गहराई से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। बाद में सन 1921 में उस समय के तत्कालीन पुरातत्व निदेशक सर जॉन मार्शल महोदय ने 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई करवाई और हड़प्पा की खुदाई में दयाराम साहनी को ठीक उसी प्रकार की एक मुहर प्राप्त हो गई जैसा कि कनिंघम को प्राप्त हुई थी। और उसके बाद पुरातत्व विभाग के लोगों को यह लगने लगा कि नहीं, यहाँ पर जरूर कोई विशेष सभ्यता या संस्कृति विकसित हुई है, क्योंकि संस्कृति का मतलब ही ऐसा होता है कि पुरातत्व वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो एक निश्चित स्थल पर एक निश्चित समय में हर जगह उपलब्ध हो, एक ही प्रकार का, वो एक निश्चित एक संस्कृति के नाम से उसको पुरातत्ववेत्ता पुकारते हैं। इन्होंने अंदाजा लगाया कि नहीं, ये जरूर यहाँ पर कोई पुरानी प्राचीन
संस्कृति दबी पड़ी हुई है। 1922 में उन्हीं के नेतृत्व में राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहे थे और उन्हें भी दयाराम साहनी की तरह एक और मोहर प्राप्त हो गई। अब ये निश्चित हो गया कि नहीं, ये सभ्यता, इसके स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही प्रकार के, एक ही सभ्यता के स्थल हैं और इनमें एक ही समान लिपियां प्राप्त हुई हैं, एक ही समान मोहरों पर लिखी हुई लिपियां प्राप्त हो रही हैं। अर्थात ये कोई नवीन सभ्यता इस समय इसमें जो है उद्घाटित हो रही है, नवीन सभ्यता सामने आ रही है। संपूर्ण अध्ययन करने के बाद सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में यह घोषित कर दिया कि अब ये सिंधु के आसपास में प्राप्त हुए खुदाई में सारे स्थल एक सभ्यता के हैं, अर्थात ये इन्हें सिंधु सभ्यता के नाम से जाना चाहिए। और इसके बाद ये सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से विश्व के सामने आई। इस सभ्यता की खोज का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। आगे आने वाले समय में सन 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर मार्टिमर व्हीलर बने और इनके डायरेक्टर बनने के बाद ही इन्होंने नवीन तकनीकों का इस्तेमाल पुरातत्व के खुदाइयों में करना शुरू किया। अभी तक जो खुदाई जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी वो क्षैतिज खुदाई के द्वारा विभिन्न प्राप्त वस्तुओं को उसका अध्ययन कर उसका समय निर्धारण, काल निर्धारण और विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता था। इन्होंने ये माना कि कहीं न कहीं गलतियां हुई हैं क्षैतिज खुदाई के द्वारा। इसका स्तर विन्यास के तहत खुदाई की जानी चाहिए थी। लंबवत खुदाई के द्वारा इनके विभिन्न स्तरों में प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन किया जाना चाहिए था, जिसके द्वारा इसका समय का निर्धारण सही हो पाता। और उन्होंने इस तकनीकी का उपयोग करके और विभिन्न चीजों को खोजने की कोशिश की। इन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि जब ये एक रात अपने पद को संभालने के बाद हड़प्पा पहुंचे तो उस वीरान जगह में जहां रेत के टीले थे और विभिन्न प्रकार की आवाजें आ रही थी विभिन्न जंगली जानवरों की, उससे डरे हुए लोग उनसे आए और उनसे बोले कि आप अपनी खुदाई का समय निर्धारित कर लीजिए, जो सुबह 5:30 से 7:30 के बीच होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत तेज धूप हो जाती है और उस धूप के में आप शायद काम न कर सके। लेकिन वो जुनूनी थे। वो कहते हैं कि मेरा जुनून ये कह रहा था कि मुझे और काम करना है, मुझे लोग पागल न समझे। तो इस तरह से एक जुनूनी व्यक्ति आया और उसने विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करके और हड़प्पा सभ्यता के ने खुदाई का कार्य और आगे बढ़ाया और नवीन चीजों को जोड़ा, जिसमें बहुत सारे आर्थिक पहलुओं पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खोज करके और उसके आधार पर निर्धारित किया कि इस सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। अभी भी इस सभ्यता की खोज का सिलसिला जारी है लगातार और नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं। अभी तक में लगभग 1500 स्थल खोज लिए गए हैं। इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन से स्थल भारत में हैं, कितने स्थल पाकिस्तान में हैं और कुछ स्थल अफगानिस्तान में भी प्राप्त हुए हैं। इस अगले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं क्या हैं, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या है, इसका राजनीतिक जीवन क्या था और विभिन्न आर्थिक जीवन और विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।